आपसे जानना चाहूँगा हुड्डा साहब, लगातार सरकार के पक्ष की तरफ से बात होती है कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, चूंकि आप भी एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं। हाँ। आपको क्या लगता है ये कितना राजनीति से प्रेरित है ये आंदोलन, और किसी आंदोलन को राजनीति से प्रेरित होना चाहिए या नहीं? पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। वैसे तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही विस्तार से बताया है और मैं उसके आगे से ही आपको शुरू करूंगा। राजनीति कह रहे हैं, राजनीति तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आज देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ कागजों में लिखा हुआ है या गोदी मीडिया में है, कहीं भी है। लोकतंत्र नहीं है। आज देश में पूंजीवाद है। जो आज लड़ाई चल रही है, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, ये भी किसान वर्सेस कॉरपोरेट है। सरकार से अगर लड़ाई होती सरकार मान जाती। सरकार का जो आज देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कॉरपोरेट्स के एक मार्केटिंग एजेंट हैं। काफ़ी समय में आप देखेंगे लोकतंत्र आपको इस देश में कहीं भी नहीं दिखाई देगा। अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है। कोरोना काल में आप देखिए सब कुछ बंद था, लेकिन उद्योगपतियों की पूंजी 20-20 गुना तक बढ़ गई। देश में 38 नए अरबपति पैदा हो गए और 84% लोगों की कमाई आधी से भी कम रह गई है। उनकी तो घट गई, उनकी चली गई। तो ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये पूंजीवाद व्यवस्था है, इसे आप लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कह सकते। तो हम पिछले 7 साल से पूंजीवादी व्यवस्था में जी रहे हैं, जो हमें एक आम आदमी को पता भी नहीं चल रहा है। आज आप ये देखेंगे, कोरोना नई बीमारी आई है जिससे देश जूझ रहा है, दुनिया जूझ रही है। ये कोरोना की बीमारी भी अगर मैं कहना चाहूँ तो ये डॉक्टर्स ने या किसी ने नहीं बनाई, ये कॉरपोरेट्स की बनाई हुई बीमारी है। आज भी अब कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी मास्क नहीं हट रहे हैं। पहली बार मैंने मेडिकल के क्षेत्र में ऐसा देखा है कि मास्क ना लगाने का चालान काटा जा रहा है। इससे पहले भी देश ने प्रोग्राम किए हैं, काफ़ी इरेडिकेशन, पोलियो इरेडिकेशन हुआ है, लेप्रोसी इरेडिकेशन हुआ है, टीबी इरेडिकेशन हुआ है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आप पोलियो का इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो चालान कटेगा, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। एक मास्क लगाना क्यों? क्योंकि मास्क और सैनिटाइजर ये एक ऐसी वस्तु थी जो हमारी दैनिक यूज में नहीं थी, और देश में 138 करोड़ लोग हैं। स्वाभाविक है, चीन के बाद दूसरे नंबर पर हमारी जनसंख्या है, तो उसको मार्केट देखा गया और जीवन में एक आम आदमी के दो नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी जो कॉरपोरेट बनाता है, मास्क और सैनिटाइजर। और उसके साथ साथ उन्होंने टेस्टिंग किट बना दी। 138 करोड़ जनसंख्या है, और अगर मैं सरकारी आंकड़ों से देखूं तो इन्होंने 4,500 रुपये के हिसाब से टेस्टिंग किट इंपोर्ट की है, जो हिंदुस्तान में नहीं बनी। उसके अलावा आप मास्क जोड़ेंगे, वैक्सीनेशन जोड़ेंगे, सैनिटाइजर जोड़ेंगे। अगर मैं 10,000 भी लगाता हूं पर व्यक्ति, तो 138 करोड़ जनसंख्या में 138 लाख करोड़ का रिवेन्यू जनरेट होता है, जो इंडिया की जीडीपी से बड़ा है, जिसे कोई देख नहीं पा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से एकदम छिन्न भिन्न होकर पूंजीवादी की तरफ जा रहे हैं? और आम आदमी का 138 लाख करोड़ हिंदुस्तान का पैसा हमारा टैक्स पेयर मनी है। ये नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने या भारतीय जनता पार्टी ने अपने फंड से टेस्टिंग किट नहीं खरीदी है, आम आदमी के टैक्स के पैसे से खरीदी हैं। और कैसे खरीदी हैं? वो जिन कॉरपोरेट्स ने बेची हैं, उनकी 20 गुना आमदनी हो गई है। आम आदमी 84% जनता, 84% जनता 138 करोड़ की 100 करोड़ से ज़्यादा होती है। देश इनका है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है, जो वोट ज़्यादा देंगे उसी का राज होगा। तो जहां 100 करोड़ जनता को आधे स्तर पर ला दिया गया है, क्या आप कहेंगे इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था? आपको लगता है? लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को दोबारा से सुनियोजित तरीके से लाने के लिए राजनीति आनी चाहिए। मैं तो चाहूँगा जो मेरे जैसे नहीं, जो आप जैसे भी युवा हैं, इस देश का पढ़ा लिखा युवा है। किसान का बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, किसान का बेटा जेएनयू में पढ़ता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, एमडीयू में, कुरुक्षेत्र में, कितनी यूनिवर्सिटीज़ में है, हर यूनिवर्सिटीज़ में किसान का बेटा पढ़ता है। किसान का बेटा ही सीमा पे रक्षा करता है। तो क्यों ना किसान राजनीति में आ जाए? 543 सांसद ही तो चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा लोगों से कि किसान के बच्चे आए, 543 अगली बार वो चुनाव लड़े और जनता भी उन्हें जिताए।
तभी इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो सकती है, पुरानी पार्टियों के ढर्रे पर कभी भी नहीं हो सकती। ये बताइए, एमएसपी की बात लगातार इस आंदोलन में चल रही है। एमएसपी की बात करें, सरकार ने जो लागत मूल्य आयोग द्वारा लागत निकाली गई है गेहूं की 960 रुपये प्रति क्विंटल, चूँकि हरियाणा पंजाब में, मैं भी हरियाणा से आता हूं, तो 960 रुपये सरकार ने जो लागत लगाई है, 70 से 80% जो देश में किसान हैं वो रेंट पर खेती करते हैं। हरियाणा पंजाब की बात करें तो 960 रुपये तो उनका रेंट है, और 960 और जोड़ लिया जाए तो एमएसपी के समान है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बजाय क्यों ना किसान आंदोलनकारियों को लाभकारी मूल्य की बात करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं एक टर्म पे कुछ दिन पहले ही काम कर रहा था, एश्योर्ड इनकम गारंटी। अब समय आ गया है कि एमएसपी से एआईजी की तरफ जो है देश का किसान जो है उसको बात करनी शुरू करनी चाहिए। देखिए, अभी आपने एक शब्द यूज़ किया, लागत। जब किसी भी आप मान लीजिए कि एक कोई दुकान वाला, छोटी दुकान वाला व्यक्ति है, मान लो साइकिल पंचर की दुकान वाला व्यक्ति है, उसने आपकी साइकिल के अंदर 2 पुर्जे लगाए। आप अब कहते हैं कि मैं तो नेट पे इन पुर्जों की कीमत देखूंगा और उतनी कीमत आपको देखूंगा, तो वो क्या खाएगा? आज तक विडंबना यही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस सरकार के अंदर, इससे पहले भी जितनी सरकारें हैं, और केवल यहाँ नहीं, आप अमेरिका में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर चले जाइए, छोड़ के कुछ देशों के अंदर जहाँ बहुत बड़ी सब्सिडी 400% सब्सिडी दी जा रही है, तब किसान का सर्वाइवल पॉसिबल है। ऐसी स्थिति के अंदर किसान कभी भी मुनाफे की मांग ना तो करता है, ना सरकारें उसको मुनाफा देती हैं। लागत की बात की जाती है, और लागत के अंदर भी आप देखिए, इस देश के अंदर जिस फॉर्मूले से एमएसपी तय किया जाता है, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, एमएसपी तय किया जाता है, न कि एमएसपी इंश्योर किया जाता है। एमएसपी देने के लिए इस देश के अंदर कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी तय करने की प्रक्रिया में भी आप देखें तो जो फार्मूला, इसमें जो A2 फार्मूला था, आपने सुने होंगे, मैं इसमें विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि एक किसान का लगता क्या क्या है। आपने लैंड लीज की बात की, अब मैं हरियाणा से आता हूं, आप हरियाणा से आते हैं। मेरे गांव के अंदर अगर आप छोटे किसान हैं तो आप 1 किले की जोत पे तो आपका काम नहीं चलेगा, तो आपको 3, 4, 5 किले लेने पड़ते हैं। 3, 4, 5 किले आपको सालाना 25,000 से 50,000 का रेट देना पड़ता है। आप ये देखिए कि अगर मैं छोटा किसान हूँ और मुझे 4 किले की ज़मीन किसी और से लेनी पड़ी, तो मुझे एडवांस में 2 लाख रुपए देने पड़े हैं, और 2 लाख का आपको ब्याज लगाएं तो 12 महीने के अंदर ब्याज ही बहुत ज़्यादा होता है। तो वो मूल और उसके ऊपर ब्याज, जिसको हम लैंड लीज का अमाउंट कहते हैं, जिस पे थोड़ी सी बात जो है वो जो अपना कमीशन था अभी जिसकी हम बात करते हैं, नहीं, जिस कमीशन की भी बहुत सारी, स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर C2 की बात की गई है। लेकिन उसकी रिपोर्ट को अगर आप देखें, वो काफ़ी लंबी रिपोर्ट है, करीब 600-700 पेज की रिपोर्ट है। उसके रिपोर्ट के अंदर भी C2 + 50% की बात नहीं है। हाँ, जब स्वामीनाथन ने सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया, तो जब वो स्लाइड लेके गए थे, उन स्लाइड में कहीं ना कहीं उन्होंने C2 = 50% की बात की है। तो उनका असल में शॉर्ट में अगर कहें तो कहने का मकसद ये था कि सारी लागत जोड़ने के बाद यदि आप उसका मूल्य तय कर रहे हैं तो भी किसान जो है उसको पूरा नहीं पड़ रहा है। दरअसल आप देखिए, किसान सदियों से उसी अवस्था में जी रहा है, जर्जर फटेहाल हालत है, उसके बच्चे नशे में जा रहे हैं, उनकी घर जो है वो रहने लायक नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है। कारण ये है कि किसान को मुनाफा देने वाले रेट की कभी बात नहीं की गई है। तो आज भी जब बात हो रही है, दुखद है, लेकिन इतने पे भी सरकार मान जाए तो बड़ी बात है कि जितना उसका लागत मूल्य बनता है वो भी उसकी लेबर फैमिली की निकाल लें, उसकी लैंड लीज का अमाउंट निकाल लें, और एडवांस जो पेमेंट करता है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लें। ये तमाम चीज़ें निकालने से लागत अगर जो बनती है, मान लीजिए वो 20 रुपये बनती है, तो उस पे कम से कम आधा गुना उसको मुनाफे की बात की जाए, ताकि 20 रुपये की फसल अगर उसने 20 रुपये खर्च करके उगाई थी तो उसको 20 ही ना मिले, उसको 30 रुपये मिले। जो 10 रुपये बचे उसमें वो अपनी छत ठीक कराए, अपनी माँ की आंखें बनवाए, अपने बच्चे की शादी करे, किसी तरह से प्लस में आए। लेकिन इस पे बात नहीं हो रही है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल इस बात में जोड़ना चाहूँ। मैं एक दिन एक पैकेट देख रहा था चॉकलेट का,
उसके ऊपर कीमत लिखी है 250 रुपये। उसके अंदर मैंने देखा कोकोआ की मात्रा कितनी है, इतने ग्राम है। तो मैंने देखा कि उतने ग्राम कोकोआ की कीमत कोकोआ उगाने वाले किसान को क्या मिल रही है। तो मैं स्तब्ध रह गया कि उतने ग्राम कोकोआ की कीमत जो है, व्यापारी जब उससे कोकोआ खरीद रहा है तो केवल 1 रुपया उसको दे रहा है। 1 रुपये में जो किसान से उत्पाद खरीदा गया उसको वापस उपभोक्ता को 250 गुना करके बेचा जा रहा है। कई जगह साबुन या इस तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं जहां पे 1000 गुना मुनाफा लिया जा रहा है। जब किसान आधे गुना मुनाफा की बात करता है तो सरकारें हाथ खड़े करती हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, और फिर कहती हैं कि 92 करोड़ जनता तो किसानी के ऊपर आधारित है। तो ये आप खुद, आप और श्रोता इस पे सोचें और इस पे बात की जानी चाहिए कि हमें क्यों नहीं आधा गुना मुनाफे की गारंटी दी जाए, और केवल 4 या 5 फसलों पे नहीं बल्कि हर कृषि उत्पाद के ऊपर, चाहे वो मछली उत्पादन करता है, चाहे वो अंडे का उत्पादन करता है, दूध का उत्पादन करता है, रेशम का उत्पादन करता है, हर एक उत्पाद के ऊपर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना ही चाहिए, मुनाफे का सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। और इस धरती पर देखिए एक बड़ी बरगलाने वाली बात थी कि हम एक वैकल्पिक व्यवस्था लेके आए कि अब आप खुले बाजार में भी चाहे तो बेच सकेंगे। पहले भी तो मंडी में यही व्यवस्था थी। जब किसान अपना गेहूं, अपनी जीरी लेके आता था तो पहली छूट होती थी कि खुले मार्केट में एमएसपी से ऊपर रेट देने वाला कोई आता है तो वो उसका ले जाए, अगर उसका नहीं बिकता है तो ही सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो एमएसपी पे उसको खरीदे और अपने गोडाउन्स में रख के, और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस है, उसके अंदर उसकी सप्लाई को सुनिश्चित करे। अब कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था ला रहे हैं? अब तो बल्कि एक षड्यंत्र के तहत इस मंडी को तोड़कर और केवल बाजार के हवाले छोड़ने की बात है। और इसके अंदर षड्यंत्र ये है, आप देखिए जियो का उदाहरण हमारे सामने है कि शुरू में आपको मुफ्त कॉल और मुफ्त इंटरनेट दिया जाएगा, जब बाकी कॉम्पिटिटिव कंपनियां खत्म हो जाएंगी तो पैसा आपसे सीधे मांग लिया जाएगा। अब आपके पास विकल्प नहीं है। तो जब मंडियां खत्म हो जाएंगी, विकल्प खत्म हो जाएंगे, तो यही व्यापारी उसको आधी कीमतें ऑफर करेगा और कहेगा भैया बेचना है तो बेच लो। इधर से एमएसपी के जो पैमाने हैं सरकार ने जो अभी अभी चेंज किए हैं कि 14% नहीं अब 12% नमी हम देखेंगे। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर जो तराई के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो तराई के इलाके हैं, मैं गारंटी से कहता हूं, रिसर्चर इसको जानते हैं कि 14% नमी से नीचे का दाना आपके पास होता ही नहीं है। इसका मतलब सरकार नए पैमाने में ये कह रही है कि हम खरीदेंगे ही नहीं। और बेशक से अभी मान लीजिए कि आंदोलन की जीत हो जाए, एमएसपी की गारंटी मिल जाए कि एमएसपी मिलेगा, लेकिन एमएसपी मिलेगा उसको जिसके दाने के अंदर 14% से नीचे, 12% से ऊपर नमी नहीं होगी, जिसमें भुरली जिसको हम कहते हैं देशी भाषा में, या रेत के कण हैं, वो इस स्टैंडर्ड पे नहीं होंगे। ऐसे मानक बना दिए गए कि उस मानक पे एक भी किसान की फसल खरी नहीं उतरेगी और उसको कहेंगे कि इसकी खरीद नहीं होगी। कुछ दिन वो मंडी के बाहर बैठा रहेगा और फिर एक प्राइवेट व्यापारी कहेगा कि आधे कीमत या चौथाई कीमत में आपको इसको कूड़े को बेचना है तो हमें दे दो। आज तक वही कूड़ा जिसको आज कूड़े की श्रेणी में अनाज को डाला जा रहा है, आज तक हम वही खा के जिंदा थे, आज वही एक्सपोर्ट कर रहे थे। आज क्या जरूरत पड़ गई अचानक इस आंदोलन के बीचों बीच कि उसके नमी के मानक घटाएं, उसकी बुरली के मानक घटाएं, उसके अंदर झरना लगा है कि नहीं, तमाम तरह की चीजें बदल दी, ताकि सरकार को पता था कि किसान आंदोलन तो जीत के ही जाएगा, एमएसपी की गारंटी करनी ही पड़ेगी। जब बहुत सारे किसान ये कहते हैं कि भाई साहब आंदोलन जीतेंगे क्या, तो मैं कहता हूं जीतेंगे तभी तो ये मानक चेंज कर रहे हैं कि इनको तो एमएसपी की गारंटी चाहिए, लेके जाएंगे। इसलिए मानकों के अंदर घालमेल कर लो, ताकि असल में जो मुनाफे के लिए किसान सड़क पे बैठा है वो मुनाफा जो ये पहले से ही नहीं पहुंचने देना चाहते थे वो ना पहुंचे। ये षड्यंत्र चल रहा है। आप बताइए हुड्डा साहब, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, जल्दी खत्म करिएगा। ये बताइए अब आगे क्या, चूंकि 4 महीने से अधिक हो चुके हैं और किसान भी लगातार इस प्रकार सड़कों पर बैठा नहीं रह सकता। उसकी फसल कटाई का समय है। 10 जून को संयुक्त किसान मोर्चा, 10 मई को मेरे ख्याल से संसद घेराव की बात की, उस पर कितना अमल किया जाएगा और किस दिशा में जाएगा आगे आंदोलन? आंदोलन जीत की दिशा में है
और आंदोलन बेशक लंबा हो जाए, हम ये नहीं कहेंगे। आज एक बेटा वहाँ काट रहा है फसल, तो उसके पिताजी यहाँ बैठे हैं, बारी बारी से है। आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और आंदोलन की जीत निश्चित है। लेकिन आंदोलन की जीत में अब हमें नई चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। अभी डॉक्टर साहब ने भी उसी चीज़ पे प्रकाश डाला कि नमी को घटा दिया। जो मानक सरकार ने इस तरीके से तय कर दिए जो हिंदुस्तान के अंदर फिजिबल ही नहीं है। 12% नमी का गेहूँ हरियाणा में किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलेगा। शायद कुछ क्षेत्र हो, शायद वो भी जो दक्षिण भारत है, ड्राई एरिया, वहाँ भी 12% तक नहीं जाती है। तो जो ये मानक तय कर रहे हैं, ये सरकार की दोगली नीतियां हैं और सरकार काम अच्छे से कर ही नहीं पा रही है। आप देखेंगे कि आज का दिन भी अगर सरकार इकोनॉमी भी देखी जाए तो यही प्रधानमंत्री है जो कहते थे रुपया गिर रहा है देश का। आज के दिन पिछले 2-2.5 साल से सबसे ज़्यादा 1 रुपये से ज़्यादा रुपया गिरा है। आज आप चेक कीजिएगा मार्केट को। और इसी देश में जहाँ कह रहे हैं सरकार ये अपनी मीडिया से तारीफ कराती है, आप उत्तराखंड में देखिए, किसानों के खेतों में, जंगलों में आग लगी हुई है और उसी उत्तराखंड में हरिद्वार में कुंभ का मेला लगाया गया है। वहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। तो सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि पहले परिस्थितियों को ध्यान में देखे। बार बार सरकार कोरोना का नाम ले रही है। किसान आंदोलन को तो कोरोना की आड़ में ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री जी 3 दिन में 10 रैलियां कर रहे हैं। क्या वहाँ चुनाव में कोरोना नहीं है? क्या इनको उत्तराखंड के जंगलों की आग पहले नहीं बुझानी चाहिए? जिस गंगा तट पर ये मेला लगाए हुए हैं, उसी गंगा के पानी से अगर उत्तराखंड के जंगलों की आग बुझ जाए तो कितना पर्यावरण बचेगा और कितना किसान बचेगा। लेकिन ये सरकार जो जनता के प्रति लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्य करना चाहिए, उसको छोड़कर सिर्फ कुछ एक पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, उन्हीं की ऐड कर रही है। देश कहीं भी जाए, किसी भी हालात में जाए, उनके मास्क बिकवाने हैं, उनकी किट बिकवानी है, उनको 20 गुना अमीर करना है और देश को धीरे 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 गुलामी की तरफ लेके जाना है। ताकि जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि राजनीति में बहुत पैसा खर्चा होता है, तो आम आदमी के पास पैसा रहेगा ही नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी भी देना चाहता हूं, इस बार चुनाव आम आदमी लड़ेगा, किसान का बेटा लड़ेगा। दूसरी तरफ ताकत कॉरपोरेट और सरकार की होगी। और इस बार देखते हैं कि 138 करोड़ जनता जीतती है या चुनिंदा कॉरपोरेट जीतते हैं। यह आप देखिएगा आने वाले चुनाव में। संसद कूच पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। आपके सवाल का एक हिस्सा था कि संसद कूच करेंगे कि नहीं। सरकार को शायद ये गीदड़ भभकी लगती होगी, लेकिन इस बार संयुक्त मोर्चे ने जिस तरह से दृढ़ता से कॉल दी है कि भले ही खून बहे सड़कों के ऊपर। देखिए, आप 26 जनवरी की कॉल में एक फ़र्क था और इस बार की कॉल में एक फ़र्क है। जब दर्द होता है तो आदमी मर्द होता है। इस बार जो है कॉल के अंदर ही इतनी दृढ़ता दिखाई देती है कि भले ही हमारे सर काटे जाएं, हमें गोलियों से भून दिया जाए, लेकिन इस बार लाखों लोग जो है दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे। पहले जिस तरह से हम स्टेटमेंट से बच रहे थे कि किसान दिल्ली में प्रवेश नहीं करना चाहता था, हम तो तय मार्ग से जाना चाहते थे, इस बार कॉल ही ये है कि दिल्ली में प्रवेश होगा, संसद का घेराव बाकायदा होगा। और न केवल संसद का, मैं निजी तौर पर कहना चाहता हूँ कि यदि मार्ग के बीच में कोई बाधाएं उत्पन्न करेंगे, राजनेता आएंगे या इनके जो है प्रायोजित गुंडे आएंगे, तो किसान उनका सफाया करता हुआ चलेगा और बाकायदा संसद को घेर के और आगे का आंदोलन संसद के चारों तरफ ही सड़क पे बैठ के लड़ा जाएगा। जी, एक बात और मैं आपसे विषय व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी नौकरी चली गई डॉक्टर साहब, उससे आपको व्यक्तिगत कितना नुकसान, खामियाजा भुगतना पड़ा? देखिए, मेरी तनख्वाह करीब 1.5 लाख के आसपास थी और आज के दौर में अगर आपके पास व्यापार नहीं है, अल्टरनेट कोई सोर्स नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। लेकिन मैं जिस आंदोलन में लगा हूँ, मुझे याद नहीं है कि मैंने 2.5 महीने से अपने घर पे रोटी खाई हूँ। तो मैं जहाँ जाता हूँ मुझे खाना मिल जाता है, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे एक टेंट में सोने की जगह मिल जाती है, लोग मुझे जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी नौकरियों की अब मुझे ज़रूरत है। और मैं बाकी कर्मचारियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि नौकरी अगर अभी लग रहा है कि चली गई, तो ये आंदोलन जब हम जीत जाएंगे तो सरकार को ये चेतावनी और ये चुनौती दे रहा हूं कि आप नौकरियां भी रख के दिखाएं। जब हम नौकरी वापस लेने पे आएंगे, तो मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, मैंने टॉप किया है एमडीयू को लॉ में, मैं सारे प्रावधान जानता हूं, इसलिए मैं डरा हुआ नहीं हूं। जो साथी जिनकी प्रताड़ना हुई है, जिनको सस्पेंड किया गया है, टर्मिनेट किया गया है, हम आपके चैनल के माध्यम से गारंटीड ये कहते हैं कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से लेके और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक के जजेस के पैनल हैं, उनके ऑफर हैं और
खुद संयुक्त किसान मोर्चा में टिकैत साहब ने, चढ़ूनी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि जितने कर्मचारियों के साथ किसान आंदोलन का समर्थन करने के कारण ज्यादतियाँ की गई हैं, उनकी नौकरियां छीनी गई हैं, उनको न केवल मुकदमे किसान मोर्चा लड़ेगा, संयुक्त किसान मोर्चा, बल्कि अपने खर्चे पे लड़के वापस उनको उनकी नौकरियां भी दिलाएगा। तो इतने पुख्ता विश्वास मिलने के बाद मुझ जैसे लोगों को और कर्मचारियों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसी एक कैंपेन चलाएं कि सारे के सारे कर्मचारी खुद से ये कह दें कि हम भी आज किसान के साथ हैं और हमारी नौकरियां भी ले लो। जब ये आंदोलन जीतेंगे तो नौकरियां भी मिलेंगी। और एक आखिरी लाइन ये बता दूं, लोगों को आंकड़ा ना पता हो, इस देश के अंदर कृषि के ऊपर आधारित 42% सरकारी नौकरियां हैं। जो आज नौकरी के लालच में खुश हुए बैठे हैं, उन लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि देश से किसानी और कृषि खत्म हुई तो 42% नौकरियां, यानी लगभग देश की आधी नौकरियां धड़ाम से गिरेंगी और वो रोड